गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने चैप्टर 10 के 3 क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम 4th क्वेश्चन आंसर से कंटिन्यू करेंगे। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए अथवा पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए कि पान वाला कैसा दिखता था, कैसा व्यक्ति था, उसका वर्णन करना है। कस्बे के चौराहे पर पान वाले की दुकान है। वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। पान वाला हमेशा पान खाता रहता है, उसके मुंह में हमेशा पान ठुसा रहता है। वो पान बेचने का भी काम करता है और पान खाने का भी। सारा दिन उसके मुंह में पान ठुसा रहता है। पान खाने की वजह से उसके दांत जो हैं वो पीले काले हो गए हैं। वह काला तथा मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है और जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकती है अर्थात हिलती है। उस कस्बे की सारी जानकारी उसके पास होती थी, जिसे वह अपने ग्राहकों को रसीले अंदाज में सुनाता था। कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहकर मजाक उड़ाने वाले कैप्टन की मृत्यु के पश्चात उसे याद करके भावुक भी हो जाता है। अर्थात जो पान वाला है वो मजाक भी उड़ाता है लेकिन भावुक व्यक्ति भी है। जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो वह भावुक भी हो जाता है। पान वाला जो है उसकी पान की दुकान है। पान बेचने का काम तो करता ही है, साथ ही खुद भी सारा दिन पान खाता रहता है। पान खाने के कारण उसके दांत जो है वो काले और पीले हो गए हैं। वो मोटा और काला व्यक्ति है। उसकी तोंद बाहर को निकली हुई है और जब वो हंसता है तो उसकी तोंद थिरकती है अर्थात हिलती है। वह अपनी दुकान पर आने जाने वाले ग्राहकों को आसपास की जो खबरें होती हैं वो बड़े चाव से सुनाता है। कैप्टन का भी मजाक वही उड़ाता है लेकिन बाद में वही उसको याद करके भावुक भी हो जाता है। अगला प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अपनी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया क्रिया के बदले में जो क्रिया की जाती है वो प्रतिक्रिया होती है। मतलब आपको ये सुनकर कैसा लगा। कैप्टन के प्रति पान वाले की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी। अब उसने एक मजाक उड़ाया था ना उसका कि वो जब हालदार साहब ने पूछा कि वो कोई सेना का कैप्टन है, कोई आजाद हिंद फौज का सदस्य है, तब वो मजाक उड़ाता है उसका। कहता है वो पागल लंगड़ा वो क्या जाएगा फौज में। तो उसकी मानसिकता का पता चलता है। हमें पान वाले का कैप्टन को लंगड़ा तथा हमें आपको अपना व्यू देना है ना, प्रतिक्रिया आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो वो हम कह रहे हैं कि हमें उसका ये पागल और लंगड़ा कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त का मजाक उड़ा रहा था। कैप्टन जैसा भी था वो एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति को रोज चश्मा लगाता था। उसके मन में सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति आदर और प्रेम था। लोग उसको उसका पागलपन कह सकते हैं लेकिन हमारी दृष्टि में वो एक सच्चा देशभक्त था। कैप्टन जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था उस मूर्ति को पूर्णता प्रदान करता था। पूर्णता मतलब पूरा करता था। चश्मे के बिना वो मूर्ति अधूरी थी, उसका एक पार्ट अधूरा था और कैप्टन उसको चश्मा लगाकर उसको पूरा करता था। अर्थात एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति में कोई कमी रह जाए वो उसको मंजूर नहीं था। इसलिए वो अपने हृदय के भावों को अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के भाव को चश्मा लगाकर प्रकट करता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। हालदार साहब ना जीप में जाया करते थे उस कस्बे से और जब वो वहां से निकलते थे ना तो क्या करते थे, नेताजी की मूर्ति को जरूर देखते थे। चौक पर रुककर निहारते मतलब देखते थे। तो हालदार साहब क्या थे, वो भी एक देशभक्त थे और नेताजी की मूर्ति को आदर सम्मान देते थे। दूसरी चीज ये थी कि उनको वो मूर्ति के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ था ना वो बहुत प्रभावित करता था। वो ये देखते थे कि रोज चश्मा लगा हुआ होता है या नहीं। अगला ख पार्ट, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पहले तो पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ाता था लेकिन अंदर ही अंदर वो उसकी देशभक्ति की भावना का सम्मान भी करता था। तभी तो आज उसकी मृत्यु की बात बताते हुए वो भावुक हो गया। उससे पता चलता है कि उसके मन में कैप्टन के प्रति संवेदना भी थी, उसके प्रति स्नेह भी था।
अगला पॉइंट, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन की किस विशेषता का पता चलता है कि वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का आदर सम्मान करता था, इसीलिए नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति उसको अच्छी नहीं लगती थी और वह उस मूर्ति पर बार बार चश्मा लगा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कल्पना से लिखना है। सॉरी। तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है सिस्टम कि आप अपनी तरफ से लिखेंगे कल्पना से। जब तक उन्होंने कैप्टन को नहीं देखा था कि वो एक लंगड़ा, बीमार और बूढ़ा व्यक्ति है, तो उनके मन में क्या था कि वो कोई सेना का कैप्टन रहा होगा, किसी सेना में सैनिक रहा होगा, रिटायर्ड कैप्टन होगा, या आजाद हिंद फौज में कैप्टन रहा होगा और एक हट्टा कट्टा व्यक्ति होगा। तो उसके मन में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति ऐसा श्रद्धा भाव है, तो उन्होंने अपने मन में तरह तरह की उसकी छवियां बना रखी थी कि वो या तो भारतीय सेना में रहा होगा, या आजाद हिंद फौज का कैप्टन रहा होगा, या सेना से रिटायर हुआ कोई होगा। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं, ये सारी चीजें उनकी कल्पनाओं को बताती हैं। अगला प्रश्न, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा अपने सिटी में भी सुभाष चौक है, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। एक सरदार चौक है, वहां पर भी एक स्वतंत्रता सेनानी की एक जो जगदेव सिंह जी सरदार जी, जिन्होंने यहाँ पर अपने लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राण दिए थे, तो उन्हीं की याद में ये चौक बनाया गया, तो उन्हीं की मूर्ति वहां लगाई गई है। भगत सिंह चौक पर भगत सिंह जी की मूर्ति लगाई गई है। तो ये प्रचलन सा हो गया है। तो वो कहते हैं इसके आधार पर इन क्वेश्चंस के आंसर दो। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? मूर्तियां लगाने का क्या उद्देश्य है? फर्स्टली तो ये होता है कि मूर्ति लगाने से नई पीढ़ियों को, अब अगर हम मार्केट जाते हैं, छोटा बच्चा साथ हो तो वो जरूर पूछता है कि ये क्या है। फिर उसको जब पता चलता है कि ये नेताजी की मूर्ति है, फिर थोड़ा समझ आने पर, बड़ा होने पर उसको पता लगता है कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह जी ने देश के लिए ऐसा किया। तो ये सारी चीजें उनको पता लगती हैं, तो वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारी आने वाली नई पीढ़ी को उन व्यक्तियों के योगदान से परिचित करवाने के लिए। नंबर 2, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कि जैसे उन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, हमें भी देश हित में काम करना चाहिए। तीसरा, महापुरुषों के जीवन की घटनाओं से जनता को भी, हम लोग भूल जाते हैं ना, तो हम लोगों को भी बार बार रिमाइंड होता रहता है उनको, उस मूर्ति को देखकर आते जाते वहां से गुजरते हुए। तो इसलिए जनता को भी उनसे अवगत कराना, उनके जीवन से। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? अब ये भी आप पे डिपेंड है। आपसे पूछा है, आपको जिस स्वतंत्रता सेनानी या जिस देशभक्त की इच्छा हो उस मूर्ति का नाम बता देंगे और किस वजह से लगाना चाहेंगे वो कारण भी बता देंगे। नेक्स्ट, उस मूर्ति के प्रति आपके में दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। उस मूर्ति के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? एक तो मूर्ति की उचित देखभाल हो, दूसरा उस मूर्ति को टूटने फूटने से बचाएं, तीसरा साफ सफाई का ध्यान रखें, चौथा श्रद्धा भाव रखें, पांचवा समय समय पर मूर्ति के आसपास साफ सफाई रंग रोगन करवाया जाए। अब हमारे सिरसा अब की बात करें तो नेहरू पार्क है, घर के थोड़ा पास ही पड़ता है, तो वहां पर नेहरू जी की एक बड़ी सारी प्रतिमा है, तो उन्हीं के नाम पे उसको नेहरू पार्क का नाम दिया गया है। चूंकि नेहरू जी बच्चों से प्रेम करते थे, तो इसी वजह से वहां पर झूले वगैरह लगे हुए बच्चों के लिए। तो अब वो प्रतिमा जो है, उसको प्रतिमा का जो पार्क का जो ट्रस्ट बना हुआ है, वो टाइम टू टाइम उस मूर्ति का रख रखाव करते हैं। कभी कुछ साफ सफाई, रंग रोगन और कुछ रेनोवेट करवाना हो, कुछ भी। तो ये वो जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए वो अब तक उसी रूप में, अच्छे रूप में मौजूद है। अदरवाइज अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो क्या होगा, वो समय के साथ साथ हर चीज जो है वो समाप्त हो जाती है। तो उसका रख रखाव और ध्यान देना बहुत जरूरी है।
तो मूर्ति की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, समय समय पर रंग रोगन कराएंगे, उसको उचित देखभाल देंगे, श्रद्धा भाव रखेंगे, दूसरों को भी श्रद्धा भाव के लिए प्रेरित करेंगे, दूसरों को भी उस मूर्ति के प्रति जागरूक बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि देश की सीमा पर, बॉर्डर पर सैनिक जो लड़ रहा है ना, वो तो अपना देश प्रेम का परिचय दे ही रहा है, उसके साथ साथ हम लोग भी छोटे छोटे काम करके अपने देश का साथ दे सकते हैं। अब आप हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को लीजिए, वर्तमान में हम एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं कोरोना के साथ, और कोरोना की जंग के लिए हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से सहयोग दे रहा है। कैसे? घर में रहकर। अगर हम लोग घर में रहेंगे तो इस बीमारी का जो चक्र है उसको तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और ये संक्रमण जो है वो ज़्यादा नहीं फैलेगा। अमेरिका के, इटली के हालात हमारे सामने हैं। तो और इसमें सेना नहीं लड़ रही है लड़ाई, इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर, हमारे सफाई कर्मचारी और हमारे दूसरे जो पुलिस विभाग के व्यक्ति और नर्सें और मेडिकल दवाइयों से जुड़े हुए लोग। तो ये सारे लोग इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए सेना के रूप तरह इससे जंग लड़ रहे हैं। तो आज उनकी वजह से हम जो हैं वो अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। जो बॉर्डर पे जो सैनिक देश के लिए लड़ रहा है उनकी वजह से भी हम सुरक्षित हैं, और आज हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस की वजह से भी हम अपने घर में सुरक्षित हैं। तो ऐसे और वो कहते हैं बहुत से कार्य, तो आप अपनी प्रेजेंट इस सिचुएशन पर ही लिख सकते हैं, कोरोना पर भी। नेक्स्ट, बस ये तो भाषा संबंधी प्रश्न है। तो हमने ये 9 प्रश्न आपने करने हैं और मैं आंसर की क्लिक भी भेज देती हूँ सुबह और आपको, और मैंने समझा भी दिए हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोशिश है कि मैं सेकंड चैप्टर शुरू करूंगी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ग्रामर की बुक अवेलेबल होते ही मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बाद ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। आप सब लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि अपना रिटर्न वर्क सबमिट करवाइए। धन्यवाद।